राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है प्रवीण कुमार। दोस्तों, आज की कत्ल की कहानी एक ऐसे पढ़े लिखे सातिर कातिल का है जो अपनी पूरी सूझबूझ से ऐसा कत्ल किया था जिसमें कातिल का पता चलना लगभग नामुमकिन था। लेकिन लोग अपनी समझदारी को लगाने के चक्कर में ही कई बार फंस जाते हैं, या यूं कहें कि गुनाह छुपाना आसान नहीं। तो आज की जो घटना है ये मैं बताता हूं, लेकिन बताने से पहले ये ज़रूर कहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ये घटना दिल्ली के एक अधिकारी जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में काम करते हैं उनकी घटना। वो अपने जूनियर जो हरियाणा का के सोनीपत का रहने वाला से याराना व्यवहार रखते थे, दोस्ताना व्यवहार रखते थे, और ये दोस्ती उनको महंगी पड़ी। महेश कुमार एक अच्छे और ईमानदार अधिकारी थे, लेकिन उनकी दूसरी तरफ उनका जो मित्र था, जो उनका जूनियर था, मनीष कुमार, वो सातिर था, चालू था, दुनिया को धोखा या गलत करके रुपया कमाना चाहता था या कमाने में विश्वास रखता था। एक बार उसने महेश कुमार को विश्वास में लेकर कहा कि दिल्ली में सरकारी नौकरियां की बहाली निकल रही है और उसमें मेरे फला अधिकारी हैं जो संपर्क के हैं, अगर कोई नौकरी लेना चाहता है तो 3 लाख रुपए में मैं उसको 4th ग्रेड की नौकरी दिला दूंगा। महेश कुमार के कोई जानने वाला रहा होगा, उसको नौकरी की ज़रूरत रही होगी, उन लोगों से 3-3 लाख रुपया ले करके, और 3 लोगों से महेश कुमार ने मनीष कुमार को दिया। अब इन दोनों के संबंध इतने अच्छे हो गए थे कि वीकेंड पे उनके फ्लैट पे जाना, चूँकि मनीष अकेला रहता था और मनीष का एक और मित्र था, उसको भी एक फ्लैट मिला हुआ था, लेकिन वो उस फ्लैट में रहता नहीं था, रहता कहीं और था, क्योंकि उसमें कुछ रेनोवेशन कंस्ट्रक्शन का काम होना था, तो उसके कारण वो कहीं और रहता था। इन लोगों की आपस में जोड़ी थी और अपनी गर्लफ्रेंड वगैरह से मिलना, शाम को दारू वारू पीना, इस तरह के कुछ मतलब इंटरटेनमेंट के कुछ इन लोगों के फ्लैट पे चलते रहते थे। और वो फ्लैट थे बसंत विहार में, तो इस प्रकार से वहाँ आना जाना इनका उनके फ्लैट पे होता रहता था। उसी दौरान मनीष कुमार की एक गर्लफ्रेंड थी। मनीष कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड के साथ महेश कुमार जो हैं वो मिलना जुलना शुरू कर दिए थे। नहीं हो सकता है कि उनकी गर्लफ्रेंड, ये बड़े अधिकारी थे, वो पसंद करने लगी होगी और फिर दोनों मिलने लगे होंगे। धीरे धीरे महेश कुमार को ये बात समझ में आ जाती है कि मनीष से ये जो नौकरी का उसने वादा किया था या झांसा दिया था कि लोगों को करवाएगा, वो उससे होगा नहीं। महेश पैसा उससे मांगने लग जाते हैं, ये टरकाता रहता है, आज देंगे, कल देंगे, महीने देंगे, 2 महीने बाद देंगे। दोनों की बातचीत में कहीं बहस या बकझक वाली कोई बात नहीं थी, लेकिन ये बात अब मनीष को खलने लगा था कि अब इसको 9 लाख रुपया भी देना है मुझे, और ऊपर से मेरी गर्लफ्रेंड भी अब इनके साथ जाने लगी है, तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि महेश कुमार हट जाए, उसका वो गायब हो जाए और उसके बाद मेरी गर्लफ्रेंड भी बच जाए और 9 लाख रुपया हम देने से भी बच जाए। ये जो गलत भावना उसके मन में आया, उसने उसी दिन से साजिश रचना शुरू किया, या ये कहिए कि उसकी
तहकीकात कि कैसा मैं कत्ल करूं जिसमें मैं पकड़ा भी न जाऊं और मेरा काम भी हो जाए। उसने जितना हुआ रेकी उसने किया, और इस दौरान करने के बाद उसने तय किया कि उसे 5 दिन की छुट्टी लेनी है। अपने ऑफिस में उसने एप्लीकेशन दिया, एप्लीकेशन सैंक्शन हो गया। उसके बाद वो सोनीपत चला जाता है। जब सोनीपत चला जाता है तो वहाँ जाने के बाद व्हाट्सएप कॉल पे महेश को कहता है कि भाई मैं तुम्हारा पैसा का जुगाड़ कर लिया हूँ, आ जा मेरे बसंत विहार वाले फ्लैट पे और वहीं से पैसा लेके जाओ। व्हाट्सएप कॉल करता है, वो आता है और तय समय पे महेश कुमार वहाँ पहुँचते हैं। उससे पहले मनीष कुमार ने ये तैयारी कर ली थी, वो 9-9 फीट के लंबे लंबे उसने सैक, जो प्लास्टिक का बोड़ा कह लीजिए या इस तरीके से प्लास्टिक का पॉलीथीन या बैग कह लीजिए, उसने बड़े बड़े पॉलीथीन खरीदे 7-8। उसके बाद कुदाल खरीदा, गड्ढा करने का सामान खरीदा, कुछ लोहे का हथौड़ा टाइप का कुछ इस तरीके का खरीद करके वो पहले रख लिया था। जब ये लोग आते हैं तो नॉर्मल साधारण बातचीत शुरू हो जाती है, और उसके बाद मौका पाते ही मनीष ने महेश के सर पे एक हथौड़े से दे मारा। हथौड़ा की चोट इतनी तगड़ी थी कि वो वहीं धराशायी हो गया, और धराशायी होने के बाद 1-2 और मारा होगा, जिससे कि महेश की वहीं मौकाए वारदात पे ही मौत हो जाती है। उसके बाद खून वून जो गिरा, छींटे जो गिरे, उसको उसने साफ़ सफाई किया प्रॉपर तरीके से। बॉडी को उसमें वो जो पन्नी लेकर के आया था उसमें पैक किया, और कमरे का एसी चिल्ड कर दिया। चिल्ड ऐसा कि भाई उससे बॉडी जो है खराब ना हो, डिकम्पोज ना हो जाए। और उसके बाद यहाँ से वो चला जाता है घर। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि मनीष जो है वो वहाँ से आता है, सोनीपत से आता है, पानीपत से आता है, और वहीं पे अपना मोबाइल छोड़ के आता है ताकि उसका लोकेशन ट्रेस ना हो। उसका लोकेशन ये बताए कि वो आदमी सोनीपत में। उसके बाद वो अपने घर चला जाता है। रात में उसके मन में एक बात आती है। बात आने से पहले घर वालों का कॉल आता है, क्योंकि वो उसका मित्र रहता है, तो उसके भाई वगैरह उससे पूछते हैं कि भाई मेरा आया नहीं है, वो गया कहाँ। तो वो बताता है हमको तो मालूम नहीं है, हम तो चले आए थे छुट्टी लेकर के घर पे। और उसके बाद जो है उसके घर वाले बताते हैं कि हम लोगों ने पुलिस को भी कांटेक्ट किया है, लेकिन अभी तक उन लोगों का महेश का कोई पता नहीं चला है। तो उसके मन में एक शक घर करने लगती है कि भाई जो भी बात है, भले ही किसी को नहीं पता है, लेकिन है तो मेरे घर में लाश। वो अगले दिन सुबह तड़के वहाँ से आता है और आने के बाद ऑफिस जाता है। और ऑफिस जाने के बाद वो अपना एक मित्र जिसका दूसरा फ्लैट था, उस फ्लैट की चाबी उससे मांगता है। फ्लैट की चाबी मांगता है। उसके दोस्त ने समझा कि हो सकता है गर्लफ्रेंड वगैरह को लेके आएगा तो मौज मस्ती करेगा। वो चाबी पहले भी लेता रहता था, तो उसने बड़े आसानी से चाबी दे दी। चाबी देने के बाद जो है वो मनीष अपने घर से सही, चूँकि उस एरिया का लोकेशन और रेकी उसने देख लिया था, कर लिया था, तो जब सुनसान हो जाता है कोई आदमी, सरकारी फ्लैटों में कुछ इलाका ऐसे होते हैं जहाँ लोग कम जाते हैं या वहाँ कम रहने वाले लोग होते हैं, तो सुनसान सा होता है। तो वहाँ उसके घर के आंगन में एक गड्ढा सा था जिसमें अक्सर पानी जम जाया करता था। तो क्या किया कि वो गड्ढे को और बढ़िया से खोद लिया। बढ़िया से खोद इतना गड्ढा लेता है कि वो उसमें उस लाश को, उस बॉडी को दफन कर सके या ढक सके। उसके बाद उस बॉडी को उसमें डालता है, और डालने के बाद मनीष जो है वो वापस फिर से चला जाता है सोनीपत। इधर पुलिस जो है लगातार छानबीन कर रही है, और छानबीन के दौरान पुलिस को एक चीज़ पता चलता है कि महेश के व्हाट्सएप का जो डीपी है उसमें लिखा हुआ है कि मेरे ऊपर 50 लाख का कर्ज है, 50 या 65 लाख का कर्ज है, और ये कर्ज मैं धीरे धीरे आप लोगों को चुका दूंगा। आप लोग कोई भी मेरे परिवार को किसी प्रकार से डिस्टर्ब मत करना। और ये बात जो है, चूँकि उसके परिवार वाले परेशान रहते हैं,
तो हर चीज़ खंगालने की कोशिश करते हैं, तो उसके डीपी में ये चीज़ दिखाई देती है। अब ये बात जो है वो बताते हैं पुलिस वालों को कि ऐसा ऐसा दिख रहा है, जबकि हमें विश्वास है कि हमारा भाई इतना कर्ज में तो कभी रहा ही नहीं और इस प्रकार का उसका व्यक्तित्व ही नहीं था। तो पुलिस जो है सबसे पहले छानबीन, जब उसको शक होता है तो सबसे पहले छानबीन उसने परिवार वालों को ही किया, उनसे पूछताछ की। वहाँ समझ में आया यहाँ कुछ नहीं है। उसके बाद उसने ASI जहाँ वो नौकरी करता था वहाँ सारे स्टाफ को पूछने का काम किया। उसके बाद अंत में नंबर आया था इस मनीष कुमार का। तो जब इस मनीष कुमार की बात आई तो उससे पूछा कि भाई वो कहाँ चला गया, क्या हुआ, कुछ शक है, कुछ तुम्हारे मन में ऐसा है कि ऐसा उसने कुछ किया होगा गलत। तो उसने बोला हाँ सर, एक बात तो मेरे उसमें है जहन में कि वो जो है लगभग 65 लाख रुपया कर्ज लोगों का ले चुका था और वो कहते थे कि हम सरकारी नौकरी लगाते हैं, इसी नाम पे वो लोगों से पैसा लेते हैं और अब लोग उनसे पैसा मांग रहे थे, तो इस बात से वो परेशान था। अब ये बात पूरे जो ऑफिस है उसमें किसी ने नहीं बताया, सिर्फ मनीष ने बताया और वो बात डीपी में दिखी। इसका मतलब वो बात कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहा था। तो थोड़ा सा इसका शक बढ़ा पुलिस वालों का, किस पे, मनीष पे। अब पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि पुलिस वाले मनीष का बॉडी की तलाशी लेते हैं। उस तलाशी के दौरान मनीष कुमार के कार की चाबी जो है उसके पास मिलता है और ये कार की चाबी जब मिलता है तो इधर बीच में एक बात जो मैंने आपको नहीं बताई कि जब पुलिस तहकीकात शुरू करती है तो उसको उसकी गाड़ी जो है वो सरोजनी नगर के इलाके में मिलता है। सरोजनी नगर के थाने जैसे फ्लश करता है ना न्यूज़, तो सब थाने में जाता है, तो वैसे ही वो एक न्यूज़ फ्लैश हुआ कि भाई एक कोई अनजान कार सरोजनी नगर इलाके में खड़ी है और वो गाड़ी जो थी वो महेश की थी। लेकिन जब पुलिस ये पता लगाती है कि महेश का अंतिम लोकेशन कहाँ का है तो वो लोकेशन गाजियाबाद का या फरीदाबाद का पता चलता है। लोकेशन लास्ट फरीदाबाद में, गाड़ी यहाँ सरोजनी नगर में, बात कुछ जम नहीं रही थी। तो वो जब चाबी मिली इसके पॉकेट में तो इस बात को मनीष ने बोला नहीं था कभी कि उसने मुझे चाबी दिया या कुछ ऐसा, लेकिन जब चाबी मिली तब वो कहना शुरू किया कि हाँ वो जो जब जा रहे थे उस दिन उन्होंने चाबी मुझे दी थी। अब जो है इस आदमी के ऊपर शक गहराया दो कारणों से। एक तो उसने जो 65 लाख वाली बात कही जो डीपी में दिखाई दिया, और दूसरा उसकी कार की चाबी उसके पॉकेट में मिल जाना। ये दो बातें जो है वो परेशान करती है पुलिस को। अब पुलिस को शक, चूंकि ये सबको खंगाल चुकी थी, तो शक सिर्फ अब एक आदमी पे जा रहा था। तब पुलिस ने जो है वो अपना रूप अख्तियार किया, थाने ले जा करके उनकी जो सेवा होती है वो उसने किया। अब उस सेवा के बाद जो है ये मनीष कुमार वो टूट चुके थे। तब वो कहते हैं कि हाँ मैंने ही कत्ल किया महेश का, और उसके पीछे दो कारण थे। एक कारण तो ये कि 9 लाख रुपया से मैं बच जाता जो कर्ज मैंने उनसे लिया था, और दूसरा कारण ये कि वो मेरी गर्लफ्रेंड से मिलने लगा था तो मेरी गर्लफ्रेंड मेरे हाथ से निकल जाती। तो ये दोनों चीज़ के लिए बचने के लिए हमने सोचा कि ये करना चाहिए। फिर पुलिस कहती है कि लेकिन ये कार और लोकेशन वाला मामला समझ में नहीं आया। तो मनीष बताता है कि वो मेरे घर पे 2 फ़ोन लेकर के आता है, और उसके कत्ल के बाद जब मैंने सब कुछ साफ़ सुथरा कर दिया उसके बाद मैं उसकी ही गाड़ी लेकर के मैं गया फरीदाबाद, और यहीं से स्विच ऑफ करके मैं लेके गया था उसका फ़ोन। फरीदाबाद में लेके गया, वहाँ गया, 15 मिनट गाड़ी में बैठा, उसका फ़ोन स्विच ऑफ ऑन किया, और वहाँ का अंतिम लोकेशन आने के बाद मैंने उस फ़ोन को स्विच ऑफ करके वहीं की झाड़ियों में फेंक दिया। तो इसीलिए लोकेशन उसका फरीदाबाद का आ रहा था। और फिर वहाँ से वापस आ करके मैंने गाड़ी यहाँ खड़ी कर दी। तो उसके बाद जो है गाड़ी यहाँ पे पाया गया। तो मिला जुला के लबो लबाब ये है कि कातिल सातिर कितना भी हो, कुछ न कुछ क्लू मिल ही जाता है। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि अगर आपके मन में इस प्रकार का कोई भी भाव किसी को इस दुनिया से हटाने का हो
तो निकाल देना, क्योंकि अन्यथा आपकी पूरी जवानी या पूरा उम्र सलाखों के पीछे गुजरने वाला है अगर ऐसा करोगे तो अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, और कभी भी कोई गलत बात या विचार मन में मत लाइएगा। जय भारत।